हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। और दोस्तों, आपने थंबनेल देख के थोड़े से घबरा गए होंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या है। जी हाँ दोस्तों, हमारे सबसे ज़्यादा फेवरेट जो खाए जाने वाले चिप्स हैं, एक्चुअल में क्या हुआ है जो है, पेप्सिको ने जो लूज़ कर दिए हैं राइट्स फॉर स्पेशल लेज वैरायटी पोटैटो इन इंडिया। ठीक है, तो राइट्स लूज़ हुए हैं। ठीक है, लेज आपके फिर भी बनेंगे। अब ये इसलिए है कि आपको जानना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में आज हम करेंगे कि वीपो क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, कंटेंट कॉपीराइट्स क्या होते हैं, और इस टाइप की चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले जो है कंटेक्स्ट जान लेते हैं कि लेज़ का एक्चुअल में हुआ क्या है। अब देखिए, 2 साल पहले की बात है। थोड़ा सा 2 साल पहले पे जाते हैं तो पेप्सिको इंडिया ने क्या किया था, 9 गुजराती फार्मर्स जो हैं उनको जो है सू कर दिया था। क्यों? उन्होंने कहा था कि आपने हमारे पेटेंट राइट्स जो है इन्फ्रिंज कर दिए हैं, और कोई एक पर्टिकुलर पोटैटो वैरायटी है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी पोटैटो वैरायटी है। ठीक है जी, बहुत ही F7 करके है इसका नाम। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि आपकी जो पोटैटो वैरायटी है, ठीक है, वो आपने इन्फ्रिंज कर दी हुई है, और इसकी वजह से कंपनी ने उन पे क्या कर दिया था, केस कर दिया था। अब वो क्या है कि हमारी जो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटी जो है, ठीक है जी, जो कि एक अथॉरिटी है, इसके बारे में भी जानेंगे। उसने उसको रिवोक कर दिया। अब ये काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक विक्ट्री है फार्मर्स ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, क्योंकि और ये जो है काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक इसलिए कि 2 साल पहले एक फॉरेन कंपनी ने क्या किया था। और सिमिलरली क्या है, तमिलनाडु में भी कुछ इसी तरीके से हुआ था। ठीक है, पेप्सिको का ही इशू था। तो अब आप देख सकते हैं कि क्या है। तो अभी पेप्सिको ने कहा है कि वो इस जो ऑर्डर आया है इसको अभी रिव्यू करेंगे। ठीक है जी, तो FL22 आपको मैं खुद ही बता देता हूँ। ठीक है, इसका जो FL2027 वेराइटी जो है वो लेस की पोटैटो चिप्स की जो एक वेराइटी है। अब इसमें क्या करते हैं कि आपके जो पोटैटोज़ हैं उस पे जो है फार्मर्स को वो राइट दे देते हैं कि आप इनको उगाइए। अब इसकी बेसिकली मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो काफ़ी कम रहता है, इसलिए वो लेस जो है उसके लिए यूज़ की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं एग्जैक्टली है क्या। अभी पेप्सिको क्या है, पेप्सिको एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, और ये मल्टीनेशनल कंपनी इतनी बड़ी है कि आप लगा ही सकते हैं कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में है। और अगर आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे जो अपने स्टफ़ है, ठीक है जी, चीटोस से लेके बचपन से लेके लेज़ हो गए, डोरिटोज़ हो गए, ये सब पेप्सिको का ही पार्ट है। चाहे 7 अप हो गया, पेप्सी हो गया। ठीक है, तो अब एग्जैक्टली यही चीज़ हुआ कि 2 साल पहले जो है, आपने अभी जो हमने पूरी की पूरी चीज़ सुन ली है, आपने देख ली होगी कि किस तरीके से है। तो कंपनी जो है, रजिस्ट्रेशन जो रिवोक करने वाली अथॉरिटी क्या है, ये है PPV&FRA। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर राइट अथॉरिटी, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और क्रिएटेड हुई है बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और ये किसके अंतर्गत आती है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या है, बेसिक काम क्या है ये। अब देखिए ऑब्जेक्टिव इसके क्या हैं कि ये जो है प्रोटेक्शन करती है प्लांट वेराइटीज़ की, राइट्स ऑफ फार्मर्स के ऊपर बात करती है, प्लांट ब्रीडर्स के बारे में बात करती है, और एक्सेलरेट करती है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की। तो इस राइट के इसके जो एक्ट्स के अंदर जो राइट्स हैं कि ब्रीडर राइट्स होते हैं, जैसे कि ब्रीडर्स के पास एक्सक्लूसिव राइट्स होंगे प्रोड्यूस करने के या सेल करने के या मार्केट करने के, डिस्ट्रीब्यूट करने के, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के। ठीक है, फिर साथ में आपके रिसर्चर राइट्स होते हैं। अब रिसर्चर क्या है कि कोई एक रजिस्टर्ड वेराइटी जो है इस एक्ट के अंतर्गत कर सकता है, एक्सपेरिमेंट कर सकता है। और फिर साथ में फार्मर राइट भी आता है जिसके अंतर्गत अभी यह हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कोई भी फार्मर जिसने कोई जो इवॉल्व हुआ है, जिसने डेवलप करी एक नई वेराइटी के लिए, वो एंटाइटल होता है, वो रजिस्टर कर सकता है नई वेराइटी को। ठीक है, साथ में क्या है, फार्मर वेराइटी जो है वो रजिस्टर कर सकती है एक एक्सटेंट वेराइटी के साथ। और फार्मर क्या है, वो एक क्या कर सकता है, वो सेव कर सकता है, यूज़ कर सकता है, सो कर सकता है, रीसो कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है अपने फार्म प्रोड्यूस को। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ब्रीडर्स, रिसर्चर और फार्मर राइट्स के लिए है। तो ये इस अथॉरिटी का बेसिकली यही काम है कि रजिस्ट्रेशन करती है नई प्लांट वेराइटीज़ की। ठीक है जी, फिर ये DUS भी करती है। ठीक है, ये जो है डेवलप करती है DUS क्या होता है, डिस्टिंक्टिवनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, जो भी आपकी जो टेस्ट गाइडलाइंस होती हैं एक प्लांट स्पीशीज़ की, तो इस बारे में ये
काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और आपका जो ये डिटेल में अगर आपने इस आर्टिकल के बारे में पढ़ना है तो हिंदू में आया हुआ था कि पेप्सिको, द हिंदू में ये आर्टिकल दिया हुआ है कि पेप्सिको लूजेज स्पेशल राइट्स टू लेज वैरायटी। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए कि हमने देख लिया है कि अच्छा चलो ऐसे हो गया है, लेकिन अब ये राइट्स क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है। ठीक है, तो अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कोई क्रिएशन ऑफ माइंड, जैसे कि कोई इन्वेंशन होगी, कोई लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क हो गया, डिज़ाइन हो गया, सिंबल हो गए, नेम्स या इमेज हो गए किसी कॉमर्स में। ठीक है, तो उसको हम जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे लेके आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जैसे इन्वेंशंस आ जाती हैं, लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क आ गया, डिज़ाइन एंड सिंबल्स, नेम्स एंड इमेजेस यूज होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किस टाइप के आईपी होते हैं हमारे में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जैसे देखिए हमारे पास होता है कॉपीराइट। ठीक है, अब कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट एक लीगल टर्म है जो कि राइट जो होते हैं हमारे पास क्रिएटर के पास, ठीक है जी, उसके लिए होते हैं। जैसे कि अगर आप यूट्यूब पे अभी कोई वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आपने देखा होगा कैरी मिनाटी हो गए, ठीक है, कैरी मिनाटी जो है उनके ऊपर कॉपीराइट का इशू आ गया था। ठीक है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स बहुत बार बोलते हैं, तो ये एक लीगल राइट होता है। ठीक है जी, जो कि क्रिएटर के पास होता है, जिनका जो लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क है, जैसे टी सीरीज़ है, वो उनके गाने अगर अगर आप कहीं यूज़ कर लेते तो वो कॉपीराइट क्लेम लगा देते हैं। ठीक है जी, अब ये रेंज करता है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि बुक्स पे आ जाता है। ठीक है, फिर ये आपके म्यूज़िक्स में आ सकता है, ये पेंटिंग्स में आ सकता है, स्कल्पचर से आ सकता है, फिल्म्स में भी आ सकता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स पे आ सकता है, डाटा बेसिस पे आ सकता है, एडवर्टीजमेंट्स में भी आ सकता है, इस तरीके से। ठीक है, फिर आते हैं कि पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होता है, देखो दोस्तों, अब पेटेंट एक एक्सक्लूसिव राइट हो जाता है जो कि आप कोई इन्वेंशन होती है, ठीक है, और उस पर आप क्या बोलते हैं, क्या है, उस पर डाल देते हैं एक्सक्लूसिव राइट। जैसे कि एक पेटेंट जो है वो पेटेंट ओनर को कराया जाता है। जैसे कि अगर मेडिसिन्स पे आपका पेटेंट ओनरशिप आ जाती है, कोई आपने कोई ऐसी इन्वेंशन करी हुई है जो कि, ठीक है, आपने यूजेज के लिए यूज़ कर रहे हैं अपने लिए, तो उस पर आप राइट जो है पेटेंट ले लेते हैं। ठीक है जी, तो इस एक्सचेंज फॉर, ऐसा क्या है कि इन एक्सचेंज फॉर दिस राइट द पेटेंट ओनर मेक्स टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्वेंशन पब्लिकली, ताकि वो अपना जो जो पेटेंट डॉक्यूमेंट है उसको पब्लिकली पब्लिश कर देता है। ठीक है, अब आते हैं ट्रेडमार्क्स। अब ट्रेडमार्क क्या होता है, ये एक साइन होता है केपेबल डिस्टिंग्विशमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, जैसे कि आपका ये जो है स्लीपी क्लासेस का अगर आप लोगो ही देख रहे हैं, ठीक है, तो दिस कैन बी यूज एज अ ट्रेडमार्क, क्योंकि इसको अगर मैंने रजिस्टर कर दिया हुआ है, ठीक है जी, और कई बार ऐसा होता है कि आपका एंशियंट टाइम से भी यूज़ हो रहा हो तो उसको भी हम ट्रेडमार्क बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। अब इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या है, जैसे कोई कोई ऑर्नामेंटल है या एस्थेटिक एस्पेक्ट है किसी आर्टिकल का। ठीक है जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने टार्ज़न मूवी देखी हुई है तो उसका जो कार का जो डिज़ाइन है उसको हम इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो इट कैन बी कॉल्ड एज अ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। फिर आते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। ठीक है दोस्तों, अब जोग्राफिकल इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए हमारे जोग्राफिकल जीआई टैग्स जो हैं हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा आए दिन आते रहते हैं, और आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में भी बहुत बार पूछा जाता है जोग्राफिकल इंडिकेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो जोग्राफिकल इंडिकेशंस क्या होते हैं, ये कोई भी ऐसी चीज़ जो जो कोई आपके जोग्राफिकल ओरिजिन से निकल के आई हुई है, ठीक है, उसको हम जोग्राफिकल इंडिकेशंस कहते हैं। ठीक है जी, जो कोई कोई पर्टिकुलर पोजेस करता है क्वालिटी की, रेपुटेशन की, कैरेक्टरिस्टिक की उस पर्टिकुलर एरिया की। ठीक है, और फिर लास्ट में आते हैं ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट में कैसे, जैसे पेप्सी हो गई, ठीक है, या फिर कोका कोला हो गया, या फिर केएफसी का हो गया। ठीक है, इसमें आता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसका जो कोई भी इंसान अनऑथराइज्ड एक्विजिशन नहीं कर सकता, डिस्क्लोजर नहीं कर सकता, उसमें सीक्रेट है, आपके ट्रेड का सीक्रेट है, वो कहीं नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे नानी माँ का कोई नुस्खा है। ठीक है जी, इस टाइप की चीज़ें हैं। तो ये आते हैं हमारे टाइप ऑफ आईपी, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जोग्राफिकल इंडिकेशंस और ट्रेड सीक्रेट। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखते हैं कि वीपो एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, अब वीपो के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज़ वीपो। ठीक है, तो वीपो बेसिकली क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। वीपो की फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत ही ज़्यादा इसका लॉन्ग और इंटरेस्टिंग पास्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए पर क्या हुआ था, 1883 में पेरिस कन्वेंशन हुई थी। तो ये क्या हुआ कि इसमें पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो है तब जन्म हुआ था इसका।
अब ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जिसमें कि एक फ़र्स्ट मेजर स्टेप लिया गया था ताकि जो क्रिएटर्स हैं उनकी जो इंटेलेक्चुअल वर्क है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, बाकी कंट्रीज़ में, अदर कंट्रीज़ में उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है जी। और इसमें क्या था, नीड फॉर इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक काफ़ी ज़्यादा एविडेंट था कि फॉरेन एग्जिबिटर्स जो हैं वो जो है उन्होंने क्या बोला कि हम जो है आपकी इंटरनेशनल एग्जीबिशन हुई थी वियना में, ऑस्ट्रिया में, जो कि 1873 में हुई थी। तो उन्होंने बोला था कि हम नहीं आएंगे क्योंकि हमारा जो आइडियाज़ हैं वो शायद आप चोरी कर लें। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत हुई थी। फिर 1886 में बर्न कन्वेंशन हुई थी। ठीक है जी। अब क्या हुआ था कि आपके आपके जो विक्टर ह्यूगो करके एक राइटर्स थे, ठीक है जी, विक्टर ह्यूगो करके एक राइटर थे, उन्होंने अपनी क्या है एक एसोसिएशन लिटरे एट रिस्क के इंटरनेशनल जो है इस टाइप की एक बुक लिखी थी। उसके बाद उन्होंने क्या बोलते हैं वो काफ़ी बड़ा कैंपेन चलाया था। उसके बाद क्या हुआ था कि क्रिएटर्स जो हैं उन्होंने धीरे धीरे आए थे। ठीक है, तो उसमें इस बेसिकली इस कन्वेंशन का जो एम था वो ये था कि क्रिएटर्स को राइट दिया जाए और कंट्रोल दिया जाए ताकि वो अपने जो पेमेंट हैं वो ले पाएँ अपनी क्रिएटिव वर्क से, जिसमें जैसे कि आपके नॉवेल्स हो गए या शॉर्ट फिल्म्स हो गए, इस पे ज़्यादा के ज़्यादा फोकस रहा। ठीक है, फिर 1891 में आपके जो है मैड्रिड एग्रीमेंट आ गई। ठीक है जी। अब आपने मैड्रिड एग्रीमेंट होगी तो ये फर्स्ट आईपी का जो आपके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का है ये फर्स्ट जो है एग्रीमेंट साइन हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद 1893 में BRPIP आया। ठीक है, अब BIRPI क्या था, इसको बेसिकली क्या है कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये आपके जो बेसिकली आप देख रहे हैं कि आपका क्रोनोलॉजी समझिए कि किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, फिर लास्ट में जो है 1970 जो है वो इम्पॉर्टेंट हो गया कि BRPI जो है उसको वीपो बना दिया। अब एक कन्वेंशनल हुई, ठीक है जी, जिसमें कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, उसको वीपो में बना दिया गया। ठीक है, और फिर उसको वीपो में तब्दील कर दिया गया और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में गया। फिर 1974 में वीपो ने क्या किया, यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन कर लिया। अब वीपो ने जब यूनाइटेड नेशंस ज्वाइन कर लिया तो ये फैमिली ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बन गया और इसको अब हम स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस मानते हैं। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट वीपो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये हमने टेक्निकली आज पढ़ लिया कि पेप्सिको के साथ क्या हुआ है। ठीक है, ये टिट फॉर टैट ही हो गया है क्योंकि 2 साल पहले हमारे बेचारे फार्मर्स को इन्होंने सू कर दिया था, गुजराती फार्मर्स को। लेकिन अब क्या हुआ है कि वो उन्होंने स्पेशल लेज वैरायटी के जो राइट्स हैं वो खो दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो जाइए, इसके साथ ही आज का जो करंट अफेयर्स का जो चैप्टर है वो ख़त्म हुआ है। बाहर जाइए और एक लेज़ का पैकेट लीजिए और हमारे फार्मर्स के लिए थोड़ी सी अच्छी सी बातें सोचिए। जोक्स अपार्ट, चलते मैं आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।